साल था 1989, महीना जून का। पूरा ईरान जैसे थम सा गया था, शोक में डूबा हुआ। देश के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ुमैनी अब नहीं रहे थे। लेकिन इसी गहरे मातम के बीच एक ऐसी घोषणा हुई, एक ऐसा ऐलान हुआ जिसने न सिर्फ सबको चौंका दिया, बल्कि ईरान का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चलिए एक सीन में चलते हैं। राजधानी तेहरान की तरफ एक कार जा रही है। उसमें एक 16 साल का लड़का बैठा है, रेडियो पर कान लगाए हुए। अचानक एक खबर आती है, प्रेसिडेंट अली खामेनेई को देश का नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है। लड़का एकदम हैरान होकर अपने मौलवी ड्राइवर से पूछता है, क्या आपको सच में लगता है कि वो एक आयतुल्लाह हैं? और ड्राइवर का जवाब, वो बहुत कुछ कहता है। वो कहता है, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं मानता, पर अभी सरकार के लिए ये बहुत मुश्किल, एक संकट का वक्त है। और देखिए, कहानी का सबसे बड़ा मोड़ यहीं से शुरू होता है। एक तरफ था ईरान का संविधान, जो साफ साफ कहता था कि सुप्रीम लीडर बनने के लिए आयतुल्लाह होना जरूरी है। ये शिया इस्लाम में सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा धार्मिक पद होता है। और दूसरी तरफ थे खामेनेई, जो उस वक्त सिर्फ एक मिड लेवल के मौलवी थे। तो सवाल ये उठता है कि उन्हें चुना कैसे गया। असल में ये एक बहुत बड़े राजनीतिक संकट का हल निकालने की कोशिश थी, एक ऐसा समाधान जिसने ईरान की तकदीर ही बदल दी। तो चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं और इस कहानी की जड़ों को समझते हैं। आयतुल्लाह ख़ुमैनी के जाने के बाद ईरान सच में एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ था जहां से आगे का रास्ता बिल्कुल धुंधला, बिल्कुल अनिश्चित नजर आ रहा था। सोचिए, जून 1989 की वो सुबह, रेडियो पर जैसे ही ख़ुमैनी के निधन की खबर आई, पूरा देश जैसे सन्न रह गया। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब उनके उत्तराधिकारी का नाम सामने आया, प्रेसिडेंट अली खामेनेई। यह सुनकर सदमे की जगह हैरानी ने ले ली। क्यों? क्योंकि संविधान के हिसाब से वो इस पद के काबिल ही नहीं थे। फिर भी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स, ये वही पावरफुल बॉडी है जो सुप्रीम लीडर को चुनती है, उसने उन्हें चुन लिया। और इस एक फैसले ने सवालों का एक पूरा बवंडर खड़ा कर दिया। अब सवाल यह है कि आखिर ये अली खामेनेई है कौन? इन्हें समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। सुप्रीम लीडर बनने से बहुत पहले उनकी जिंदगी कैसी थी? सच तो यह है कि वो एक नहीं बल्कि दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं का हिस्सा थे। एक कश्मकश में जीते थे। तो देखिए, उनकी एक दुनिया थी मौलवियों की, एकदम पारंपरिक। उनके पिता खुद एक मौलवी थे और वो भी सिर्फ 11 साल की उम्र में मौलवी बन गए थे। लेकिन एक दूसरी दुनिया भी थी, बुद्धिजीवियों की, सेक्युलर सोच की। उन्हें फारसी साहित्य और शायरी से बेइंतहा मोहब्बत थी। कहते हैं उन्होंने 2000 से ज्यादा किताबें पढ़ी थीं। इतना ही नहीं, एक दौर में मार्क्सवाद का भी उन पर गहरा असर पड़ा। तो आप समझ सकते हैं, वो इन दो अलग अलग किनारों को जोड़ने वाले एक पुल की तरह थे। और उनका रहन सहन, वो भी टिपिकल मौलवियों जैसा बिल्कुल नहीं था। 1979 की क्रांति से पहले की बातें। वो पाइप पीते थे, हाथ में कलाई घड़ी पहनते थे, अपनी पगड़ी के नीचे बाल भी लंबे रखते थे। और तो और कभी कभी पारंपरिक चप्पलों की जगह जूते पहने भी दिख जाते थे। ये छोटी छोटी बातें उन्हें उस वक्त के पारंपरिक धार्मिक तबके से एकदम अलग बनाती थी। तो फिर सवाल ये है कि किताबों और शायरी में डूबा ये बुद्धिजीवी एक कट्टर क्रांतिकारी कैसे बन गया? उनकी कहानी संघर्षों से और जानलेवा हमलों से गुजरी है। एक ऐसी आग में वो तपे जिसने उन्हें पूरी तरह से बदल कर रख दिया। उनका सियासी सफर बहुत जल्दी शुरू हो गया था। सोचिए, सिर्फ 24 साल के थे जब शाह की सरकार के खिलाफ बोलने पर उन्हें पहली बार जेल हुई। फिर आई 1979 की इस्लामी क्रांति, जिसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल निभाया। इसके बाद 1981 से 1989 तक वो ईरान के राष्ट्रपति भी रहे। लेकिन इसी दौरान उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उन पर एक कभी न मिटने वाला निशान छोड़ दिया। तारीख थी 27 जून 1981। खामेनी एक मीटिंग में भाषण दे रहे थे। तभी एक टेप रिकॉर्डर में छिपा हुआ बॉम्ब फट गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि अस्पताल में एक वक्त तो डॉक्टरों ने उम्मीद ही छोड़ दी थी। उन्हें लगभग मृत घोषित कर दिया गया था। उनका ब्लड प्रेशर 0 पर था, 0। लेकिन फिर किसी चमत्कार की तरह धीरे धीरे उनकी नब्ज वापस आई। जान तो बच गई, लेकिन इस हमले में उनका दाहिना हाथ हमेशा के लिए नाकाम हो गया। चलिए अब वापस 1989 में लौटते हैं। एक मिड लेवल मौलवी को अचानक देश का सबसे ताकतवर पद मिल गया था। अब चुनौती थी खुद को इस पद के लायक साबित करने की। और यहीं से शुरू होता है उनके अंदर एक जबरदस्त बदलाव का, एक ट्रांसफॉर्मेशन का दौर। खामेनेई ने अपनी पूरी इमेज को, अपनी पूरी पर्सनालिटी को बहुत ही सोच समझकर बदला।
देखिए, उस वक्त वो सिर्फ 50 साल के थे। एक सुप्रीम लीडर वाली गंभीरता लाने के लिए उन्होंने पारंपरिक ढीले ढाले चोगे पहनने शुरू कर दिए, हाथ से अपनी मॉडर्न घड़ी उतार दी, और तो और अपनी दाढ़ी को सफ़ेद करना शुरू कर दिया ताकि वो ज़्यादा उम्र के और ज़्यादा अनुभवी दिखें। पर यह सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं था, इसके पीछे अपनी सत्ता को मजबूत करने की एक बहुत गहरी, बहुत सोची समझी रणनीति थी। और ये सिर्फ कपड़ों या दाढ़ी की बात नहीं थी। अपनी धार्मिक क्वालिफिकेशन की कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल पावर पर अपनी पकड़ मजबूत की। उन्होंने बेत-ए-रहबरी बनाया, यानी सुप्रीम लीडर का ऑफिस, और उसे अपने भरोसेमंद लोगों से भर दिया। उन्होंने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC को इतना ताकतवर बना दिया कि वो एक डीप स्टेट बन गई, मतलब सरकार के अंदर एक और सरकार, जिसका कंट्रोल सेना से लेकर इकोनॉमी तक हर जगह था। और धीरे धीरे उन्होंने सुप्रीम लीडर के पद को संविधान के भी ऊपर लाकर खड़ा कर दिया। तो अब 35 साल से ज्यादा के शासन के बाद अली खामेनेई की विरासत क्या है, उनकी लेगेसी क्या है? ये एक ऐसी कहानी है जिसके दो सिरे हैं, दो पहलू हैं, और हैरानी की बात यह है कि दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सच लगते हैं। एक तरफ हैं उनके समर्थक, उनके लिए खामेनेई एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने अमेरिका और इजराइल जैसी बड़ी ताकतों को हमेशा चुनौती दी और ईरान की आज़ादी को बचाए रखा। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। उनके आलोचकों के लिए वो एक ऐसे शासक हैं जिन्होंने अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को बेरहमी से कुचल दिया, एक डीप स्टेट बनाई और ख़ास तौर पर महिलाओं के अधिकारों को बुरी तरह से दबाया। और इस दमन का शायद सबसे बड़ा सबूत 2022 में देखने को मिला। महसा अमीनी की मौत के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए। ये हमें याद दिलाता है कि ईरान में इस्लामिक ड्रेस कोड को न मानने पर महिलाओं को 74 करोड़ तक की सजा हो सकती है। पूरी दुनिया में आलोचना होती है, लेकिन इसके बावजूद खामेनेई के राज में ये नियम और भी सख्त होते चले गए। और आखिर में चलिए वापस उसी 16 साल के लड़के के पास चलते हैं। याद है, जो 1989 में कार में बैठकर वो सवाल पूछ रहा था? उसका नाम था मेहदी खालाजी। और जानते हैं, वो बड़ा होकर अली खामेनी के सबसे मुखर आलोचकों में से एक बना। उसने खामेनी के पूरी राजनीतिक जिंदगी पर एक बहुत अहम किताब भी लिखी। मतलब एक शख्स से जो कहानी शुरू हुई थी, वो एक पूरी आलोचनात्मक जीवनी में तब्दील हो गई। तो आखिर में एक सवाल बचता है, अली खामेनेई का ईरान असल में कहानी किस चीज़ की है? क्या ये एक क्रांति को बाहरी दुश्मनों से बचाने की कहानी है, या फिर अपने ही लोगों की आज़ादी को एक सिस्टम के तहत कुचलने की कहानी है? शायद इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि कहानी को देखा किस नज़रिए से जा रहा है।